हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीपीएस स्टडी पर। हम लोग पिछले वाले वीडियो में साइंस का इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें साइंस के बारे में जाने थे कि साइंस क्या होता है। बहुत ही अच्छी तरह से उसमें जानकारी दी गई है साइंस के बारे में। उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी बताया गया है, उसके कितने सारे पार्ट्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर बताएं कि साइंस को हम लोग क्यों सीखते हैं, साइंस से क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग उसमें डील किए थे, उसमें हम लोग सीखे थे। इस वीडियो में आपको क्लास 8 का, क्योंकि हम अपने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको अपने चैनल का मोटो बताए थे, जिसमें बोले थे कि 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपका NCERT साइंस, SST और मैथमेटिक्स का आपका वीडियो प्रदान किया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा। और बहुत ही बेस्ट वीडियो वह होगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वह होगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा रुचिकर होगा। तो उसमें उस सीरीज़ का पहला जो है आपको 8 क्लास का साइंस लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें इसके सिलेबस पढ़ेंगे। 8 क्लास NCERT साइंस 8 क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे। उस सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़, किस तरह के चैप्टर को हमको पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें अध्ययन करना है। यह सिलेबस तो लोग बोल देता है कि सिलेबस है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन सिलेबस का मतलब क्या होता है, जब आप उसको बढ़िया से देखिएगा तो पता चलेगा कि सिलेबस। आप बहुत सारे सफल विद्यार्थियों से आपने सुना होगा कि मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट गेन किया, बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त कर ली। तो उन्होंने क्या सलाह देते हैं अपने जूनियर लोगों का, अपने एस्पिरेंट का? वो बोलते हैं कि मैंने, है ना, अपने बारे में वो बोलते हैं कि मैंने सिलेबस को देखा कि क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने तैयारी किया। और क्या देखा कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, उसका पैटर्न किस तरह का है, उस पैटर्न पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, उसको मैंने देखा। और इन दोनों को देखकर ही मैंने अपनी तैयारी की और सफलता प्राप्त की। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि पहले आप सिलेबस को बहुत ही अच्छी ढंग से सीखिए, देखिए, और इसको देखने के बाद आपको साइंस पढ़ने में रुचि आपको 200% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप देखिएगा कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो अंदर से आपकी रुचि जो है जाग जाएगी उसको सीखने के लिए। जैसे घर में अपने अगर आपके पिताजी कह रहे हो कि बाबू देखो ऊपर में छोटा सा बच्चा है, अगर कह रहे हैं बाबू ऊपर देखो क्या है, टिमटिमा रहा है, तो वो सही में सोचने लगता है उस पर। पहले उसको ध्यान जाता है, लेकिन उसके मन में इस तरह का क्वेश्चन नहीं उठता है कि वह तारा आखिर टिमटिमा क्यों रहा है, या है क्या। तारा है तो मान लेते हैं कि सबसे सुन लिया कि तारा है, लेकिन क्यों टिमटिमा रहा है, या कितनी दूर है, ये क्या चीज़ है ना। उसके बारे में जब उसके पिताजी प्रश्न पूछते हैं या उसके कोई गार्जियंस प्रश्न पूछते हैं कि बाबू बताओ ऊपर में जो टिमटिमा रहा है या तारा है, आखिर यह टिमटिमाता क्यों है, तब उसके प्रश्न मन में जो है जागना शुरू होगा, उसके मन में क्वेश्चन एराइज होना शुरू होगा कि आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं। बहुत सारे प्रश्न फिर अपने पिताजी से वो पूछता है और उसके बारे में जिज्ञासु टाइप का होकर वो प्रश्नों को उत्तर वह पाता है। तो हम लोग इस सिलेबस को अध्ययन करने के लिए हम लोग ये पूरे के पूरे टॉपिक्स 1 से लेकर 18 पूरा चैप्टर तक ये लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यह सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो CBSE स्टूडेंट है, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड में भले BTPC चलता है बुक, लेकिन वह भी NCERT बेस्ड ही होता है। तो उन दोनों स्टूडेंट के लिए अब बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। आपका फर्स्ट में क्या पढ़ना है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ना है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या क्या पढ़ेंगे उसमें? तो फसल की विधियां पढ़ेंगे,
ठीक है, कितने प्रकार के फसल होते हैं। मौसम पर आधारित फसलें पढ़ेंगे, जैसे रबी फसल, खरीफ फसल। आखिर फसल कैसे तैयार होता है ना, मिट्टी को किस प्रकार तैयार की जाती है, बीज किस तरह से बोए जाते हैं, खेती करने में कौन कौन से मशीन का प्रयोग की जाती है, ठीक, उसकी देखभाल कैसे की जाती है, किस तरह के खाद का उसमें प्रयोग करते हैं। अब उसको बढ़ने के बाद कैसे कटाई की जाती है, कटाई के बाद कैसे बीज निकाला जाता है कि नहीं, फिर उसका भंडारण कैसे की जाती है, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के, है ना, प्रबंधन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है आपका सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को पढ़ना होगा। आप सुनते भले आए हैं वायरस, मलेरिया, इस तरह के रोग कौन कौन से रोग का कारण बनते हैं, है ना, लेकिन उसमें सूक्ष्म जीवों को अध्ययन आप लोगों ने नहीं किया। बस ये सीखा कि यह रोग जो है इस जीवाणु के कारण हुआ है, इस बैक्टीरिया के कारण हुआ है, इस वायरस के कारण हुआ है, इस फंगस के कारण हुआ है, इस प्रोटोजोआ के कारण हुआ है। लेकिन उसमें बहुत सारे जो है उसके पार्ट्स होते हैं, यानी उसके शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारे लिए मित्र हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। सही बात है, हमारे लिए मित्र की तरह भी काम करता है। जैसे दूध में अगर लैक्टोबैसिलस अगर जीवाणु जो है अगर वह बने नहीं तो दूध फटेगा नहीं, आपका दही बनेगा नहीं, आपका घी बनेगा नहीं, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वैक्सीन, बहुत सारे वायरस से वैक्सीन तैयार की जाती है, वह भी नहीं बनेगा। बहुत सारे जो है औषधियाँ तैयार की जाती है, बहुत सारे कवकों से औषधियाँ, जैसे पेनिसिलिन हो गया, यह एक कवक से तैयार की जाती है। तो यह हमारे ऐसा नहीं है कि दुश्मन है, हमारे मित्र भी हैं बहुत सारे। जैसे हम लोग देखते हैं खमीर उमीर जब बनाते हैं, है ना, जलेबी वलेबी बनाते हैं, खमीर जब तैयार करते हैं उसका, तो ईस्ट का प्रयोग की जाती है, यानी फंगस का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। उसमें 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दी जाती है फनफनाने के लिए, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। पाव रोटी बनाया जाता है तो उसमें भी इस बैक्टीरिया को, इस तरह के जो है फंगस को यूज़ किया जाता है, ईस्ट को यूज़ किया जाता है। तो हमारे लिए मित्र भी है और शत्रु भी है। शत्रु तो खैर हम लोग जान ही रहे हैं, बहुत सारे रोग के वे कारण बनते हैं, कारक बनते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु में, है ना, उस सभी जीवों के बारे में, सभी सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तीसरा नंबर चैप्टर है आपका, तीसरा नंबर है ना, संश्लेषित रेशे। ये देखिए, आपको 6 में भी पढ़ना था, 7 में भी पढ़ना था, आपको 8 क्लास में भी पढ़ना है। लेकिन 8 क्लास में क्या पढ़ना है, संश्लेषित, यानी संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब बताइए कि जब 6 से उसको पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 6 वाला ही सब चीज़ होगा, 7 वाला ही सब चीज़ होगा, नहीं। आपको 8 वाला जो है इन दोनों से भिन्न होगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको इसमें पढ़ना होगा। सिंथेटिक यानी मानव के द्वारा जो निर्मित रेशे जो हैं उनसे किस किस तरह के कपड़े या किस किस तरह के जो है सामग्री तैयार की जाती है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब रेशे के बारे में हम लोग उसमें जानेंगे। और क्या जानेंगे, तो प्लास्टिक के बारे में भी जानेंगे। प्लास्टिक क्या होता है, ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, और यह हमारे लिए या फिर पर्यावरण के लिए जो है कितना नुकसानदेह है कि नहीं। प्लास्टिक को आज बहिष्कार किया जा रहा है, प्लास्टिक को बहुत जगह सरकार, बहुत से सरकार जो है बंद कर रही है कि प्लास्टिक को बहुत ही कम यूज किया जाए, पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे कि कितना हद तक ज़रूरी है हमारे लिए और कितना हमारे पर्यावरण को नुकसानदेह है ना। बहुत ही यह रुचिकर यह जो है आपका चैप्टर है। चलिए 4 नंबर आते हैं पदार्थ। पदार्थ में हमको पढ़ना है धातु, धातु, है ना, धातु अधातु, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु अधातु क्या होते हैं, है ना। धातु अधातु के गुण यानी भौतिकीय गुण, उसके रासायनिक गुण को हम लोग अध्ययन करेंगे। किस में करेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें बहुत जैसे जल के साथ कौन कौन से पदार्थ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से पदार्थ रिएक्शन करता है,
एसिड्स के साथ कौन कौन से पदार्थ रिएक्शन करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पदार्थ, धातु, अधातु, है ना, इस चैप्टर में। चलिए 5 नंबर आपका जो है चैप्टर है कोयला पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम में क्या पढ़ेंगे, इसका इंग्लिश हम लोग लिखे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। यह भी बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, कोयला के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कोयला जो है कैसे तैयार होता है ना, कहाँ से इसका उत्पादन होता है, बनता कैसे है, कितने प्रकार का कोयला होता है, जैसे कोक हो गया, कोल गैस हो गया, है कि नहीं, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब हम लोग कहते हैं कार्बन का ही रूप है। तो कोयला हम लोग उसी से हम लोग प्राप्त करते हैं कि मतलब बहुत सारे कोयला के प्रकार भी होते हैं। पेट्रोलियम में भी हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे। पेट्रोलियम जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, किस तरह से उसका निर्माण होता है, कैसे उसका ज़मीन से उसको बाहर निकाला जाता है, कैसे उस ज़मीन से बाहर निकाला गया पेट्रोलियम, क्योंकि वो पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, परिसंस्करण करते हैं। मतलब कि उसको परिष्करण करते हैं, अलग अलग उसके टेम्परेचर पर संघनन होती है पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोल की, डीजल की, केरोसिन की, और भी जितने सारे उसके पार्ट्स हैं उस सबको हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पर संघनन करते हैं, कंडेंस, है ना, करते हैं। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, पेट्रोलियम में पढ़ेंगे। और यह किस तरह का ऊर्जा के उदाहरण है, अच्छा ऊर्जा का उदाहरण है ना, कि मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। हम लोग किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कोयला और पेट्रोलियम में। चलिए 6 नंबर चैप्टर के बारे में बात करते हैं। 6 नंबर जो है आपका चैप्टर वो है दहन और ज्वाला, कम्बसन एंड फ्लेम। ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि दहन क्या होता है, ईंधन क्या होता है कि नहीं, ज्वलन ताप क्या होता है ना, ज्वाला क्या होता है, ज्वाला का विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि मोमबत्ती जब जलाते हैं तो उसके आप देखे होंगे कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट्स काला, उसके नीचे वाला पार्ट थोड़ा पीला, उसके नीचे वाला पार्ट थोड़ा वाइट कलर का, उसके नीचे वाला पार्ट, है ना, कुछ इस तरह का। उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है हम लोग किस में पढ़ेंगे, इसमें ही पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला में, है कि नहीं। चलिए 7 नंबर चैप्टर के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर चैप्टर है आपका पौधे एवं जंतुओं में संरक्षण, जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। हाँ, एक और चीज़ इसमें हम लोग और पढ़ेंगे, माचिस का इतिहास, है ना। क्या पढ़ेंगे, माचिस का इतिहास, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे माचिस का जो है विकास किया गया था, कैसे वह उसको विकसित की गई थी माचिस को। चलिए 7 नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ना है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। एकदम हम लोग सुने हैं कि जो है पौधे और जंतुओं का संरक्षण नहीं करें तो मानो इतना खतरनाक आज के समय में बन गया है, उसके हाथ में साइंस का, है ना, साइंस का क्या आ गया है, तो एक हथियार आ गया है, बहुत ही खतरनाक हथियार, जो अपने विकास, है ना, विकास करने के क्रम में वो बहुत सारे प्रकृति को नज़रअंदाज करता है। ना वह समझता है कि कोई जानवर अगर हम उसको अधिक संख्या में मारेंगे तो वो हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी, नहीं समझता है। जंगल बस काटते जा रहा है, क्यों, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या हो गया है कि खाने के लिए उसको अन्न चाहिए, तो जब तक जंगल नहीं काटेगा तो उसको अन्न कहाँ से उत्पादन होगा, है कि नहीं। तो वह अंधाधुंध जंगलों की कटाई कर रहा है और जानवरों को मार काट रहा है कि नहीं। तो ये दोनों संकट में पड़ गए। ये दोनों जब संकट में पड़ गए तो इनका संरक्षण करना क्या है, ज़रूरी है, कंजर्वेशन करना उनके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो कैसे कंजर्वेशन करेंगे, उसको कंजर्वेशन करने के लिए सरकार जो है अलग अलग टाइप का जो है अभ्यारण्य बनाई है। कहीं जैविक उद्यान देखते हैं, कहीं जीव अभ्यारण्य देखते हैं, कहीं जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र देखते हैं, है कि नहीं। किसमें, तो पौधे और जंतुओं के संरक्षण में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग रेड डाटा सूची पढ़ेंगे। रेड डाटा सूची क्या होती है ना, एक इंटरनेशनल एक सूची बनाई जाती है कि कौन कौन से जो है जंतु विलुप्त हो गया, कौन कौन से पौधे विलुप्त हो गया। इसी में लोग पढ़ेंगे क्या,
तो बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे कि एक ही क्षेत्र में अलग अलग तरह के किस्म के जंतु पौधे पाए जाते हैं, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे 7 नंबर। 8 नंबर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो कोशिका संरचना, है ना, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम जानते हैं कि हमारा शरीर, ये किसी भी जीवित व्यक्ति का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो कोशिका की संरचना कैसी होती है ना, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कौन किया था, किस तरह से उसकी खोज की गई थी, कोशिका में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब सारे के सारे पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, तो कोशिकाओं में। कोशिका का विभाजन किस प्रकार का होता है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे 8 चैप्टर में कोशिका संरक्षण में, कोशिका संरचना और प्रकार्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हाँ, एक और चीज़ इसमें पढ़ेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, है ना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका की भिन्नता, है ना, दोनों में क्या भिन्नता पाई जाती है, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। 9 नंबर आपका चैप्टर जो है वो है जंतुओं में जनन, जंतुओं में जनन, है ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऐसे हम लोग भी जो आते हैं वो एनिमल किंगडम में आते हैं। अब कहेंगे क्या हम लोग जानवर हैं, नहीं, एक समूह है ना, जिसको एनिमल किंगडम कहा जाता है, यानी जानवरों का साम्राज्य, सभी जीवित प्राणियों को उसमें रखा जाता है, तो हम लोग भी उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसके जनन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकृति विकास करती है कैसे, तो बस जो भी जीव क्या करते हैं, अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करके वो आगे के विकास का कार्य करते हैं। तो इसमें हम लोग जनन कितने प्रकार का होता है, जनन के प्रकार के बारे में देखेंगे, जैसे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या देखेंगे, तो जंतुओं में किस किस तरह के जो है जनन होती है, मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुरुष जननांग, नर जननांग के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, किस प्रकार से निषेचन होती है, किस तरह से जो है किशोरावस्था, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो किस तरह से उनका विकास होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए, 10वां नंबर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, किशोरावस्था की ओर, किशोरावस्था की ओर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंसेस, एडोलेंसेस। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको प्रतिदिन, है ना, विकास करते जाता है, धीरे धीरे करके वह विकसित हो जाता है। तो उसमें विकास जो होता है वह किस रूप से होता है, तो लंबाई में विकास हुआ, यानी शारीरिक विकास हुआ, है कि नहीं। उसके हार्मोन्स जैसे जैसे वह उसकी उम्र बढ़ती है, उसके शरीर ग्रोथ करता है, हार्मोन्स अलग अलग टाइप का बनना चालू होता है ना, अलग अलग तरह के अंग विकसित होते हैं, और उनमें किस तरह से उसका मानसिक विकास होता है, किस तरह से उसका बौद्धिक विकास होता है, किस तरह से उसका आपका शारीरिक विकास होता है, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस में हम लोग पढ़ेंगे, तो किशोरावस्था की ओर, है ना, जब बालावस्था से किशोरावस्था में अगर व्यक्ति जाता है तो उसमें किस किस तरह के आंतरिक जो है विकास होता है ना, वो किस तरह से अपने शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को महसूस करता है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ज़रूरी है, अंगों की सफाई, है ना, अंगों की सफाई हो गई, या फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्य निषेध, यानी जब कोई व्यक्ति जो है, क्या कोई बच्चा जो है जब एक एज के, है ना, 9 मतलब टीनेजर इसको बोलते हैं, टीनेजर एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें अलग अलग तरह के विकास होना चालू होते हैं। बच्चा जो होता है वह जस्ट मतलब जब ग्रोथ होता है उसका, तो हर एक तरह से उसका मानसिक विकास होता है, तो कुछ से कुछ करना, मतलब उसके अंदर इतना कर सकते हैं कि चंचलता आता है कि हर एक चीज़ों की ओर वह जाना चाहता है, जहाँ उसको जो भी चीज़ दिखाई दिया उस ओर वो भागना चालू करता है। तो अगर गलत संगत में पड़ता है तो मध्य निषेध, मध्य पाना शुरू करना चालू करता है, यानी मतलब स्मोकिंग, ये सब जो भी है चालू करता है। तो उससे कैसे बचा जाए, किस में लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे किशोरावस्था की ओर में। चलिए 11 नंबर 11 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे बल,
है ना। बल एवं दाब, कितने प्रकार के बल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बल किसी वस्तु पर लगता है तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। दाब के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 15 नंबर, अच्छा कर है 11 से 12 नंबर है घर्षण, है ना। घर्षण पढ़ना है, फ्रिक्शन, जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। घर्षण हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। घर्षण के बिना भी हम लोग रह नहीं सकते हैं। घर्षण कितने प्रकार का होता है, बल पर उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है, किस में हम लोग पढ़ेंगे, इस घर्षण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही समझने लायक चैप्टर है। 30 नंबर आपका ध्वनि के बारे में पढ़ना है। ध्वनि जो है किस प्रकार से उत्पन्न होता है। वो जानते हैं कि कंपन होता है तभी जो है उत्पन्न होता है, एक वेव की तरह हो जाता है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, ध्वनि का परिवर्तन किस प्रकार का होता है, उसमें तरत्व, प्रबलता, आवृत्ति, है ना, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जितने सारे थ्योरीज हैं उस सब को हम लोग अध्ययन करेंगे। डाल्टन्स प्रभाव को भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे जो ध्वनि से संबंधित है। चलिए आपका हम लोग आते हैं आपका 15 नंबर चैप्टर। 14 को छूट गया है, 14 हम आपको बताते हैं। विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। है ना। देखिए आपका जो है 14 नंबर चैप्टर में पढ़ना है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी द्रव में विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है, किस किस तरह का प्रभाव उसमें होता है। उसमें हम लोग बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए 15 नंबर पे कुछ प्राकृतिक प्राकृतिक घटनाएं जैसे तड़ित चालक हुआ, तो तड़ित चालक किस प्रकार से होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, उससे बचा कैसे जा सकता है ना, उसके बारे में समझेंगे। फिर भूकंप के बारे में, भूकंप क्या होता है, भूकंप किस प्रकार से आता है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या और भी विस्तृत हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स को। चलिए 17 नंबर तारे एवं सौर परिवार, है ना। तारे एवं सौर परिवार, स्टार्स एवं सोलर सिस्टम, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तारे के बारे में यानी स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड जो है कैसे विकसित हुआ था, ब्रह्मांड से जितने सारे तारे हमको जो दिखाई देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर परिवार यानी प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। हम अपना सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं उसके बारे में भी लोग अध्ययन करेंगे सौर परिवार में, ठीक है। और भी उसके अलावा धूमकेतु, उल्कापिंडे, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अलग अलग प्लेनेट के बारे में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण उपग्रह है वो भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। 18 नंबर चैप्टर में क्या है, इसमें है वायु तथा जल प्रदूषण। वायु तथा जल प्रदूषण, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, उसके लिए है ना, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। और वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु को प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है। जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण में हम लोग क्या क्या जो है परहेज कर सकते हैं जिससे जल प्रदूषण कम किया जा सकता है। इस चैप्टर में लोग अध्ययन करेंगे, यानी पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर में। एक और हमारा चैप्टर है प्रकाश, लाइट का प्रवर्तन क्या होता है, लाइट का अपवर्तन क्या होता है, इसको बारे में लोग देखेंगे।
इसी में हम लोग प्रिज्म से घटने वाली घटनाएं के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से स्कैटरिंग होता है प्रकाश का, किसमें, तो इस चैप्टर में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पूरा सिलेबस को हम लोग देखें, है ना। इससे पता चला कि इस चैप्टर में, यानी इस जो आपका जो सारे चैप्टर्स जो यहाँ लिखा हुआ है या जो हम आपको बताएं, इस चैप्टर में हम लोग सीखें, जानें क्या क्या चीज़ें हमको 8 क्लास की NCERT में पढ़ाई होनी है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। तो रुचि तो बहुत ही ज़्यादा जग गई होगी, क्योंकि इतने सारे चीज़ों को जब दिमाग में यह क्वेश्चन के रूप में जब दौड़ेगा तो हमारे अंदर तो जिज्ञासा तो उत्पन्न होगा, स्वाभाविक है। तो उसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर को अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, फर्स्ट चैप्टर लेकर। आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा साइंस का, वह चैप्टर को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद।